चलो अब बच्चों, अब हम चैप्टर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। अभी हाइड्रोकार्बन्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, अभी और ऐसे प्लेलिस्ट बनाते चलूंगा, क्योंकि आज के आज मुझे सारे के सारे कम से कम ये शुरू के 4 चैप्टर, जैसा कुछ बच्चों ने बताया कि कल के पेपर में आ रहे हैं, तो इन 4 चैप्टर्स से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पुराने सालों में पूछे गए हैं, पिछले सालों में पूछे गए हैं, उनको डिस्कस करने जा रहा हूँ। आइए चैप्टर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आपके पास है सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल, इनमें से कौन से ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं। ठीक है, देखिए सवाल में ऑप्शन है आपके पास 1p, 2p, 2s एंड 3f। हाँ तो बच्चों आप बताओ इनमें से कौन सा पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल नहीं है। देखो जिनको कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है उन्हें तो देखते ही समझ आ जाए कि ऐसा कोई ऑर्बिटल होता ही नहीं है, 1p जैसा कोई ऑर्बिटल होता ही नहीं है, 3f जैसा कोई ऑर्बिटल होता ही नहीं है। तो तुक्का भी लगाना चाहो तो 2p और 2s तो लिख ही दोगे, क्योंकि आपको पता है कि जो कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको अफबाउ रूल पढ़ाए गए हैं, अफबाउ प्रिंसिपल पढ़ाया गया है, अफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से जो एनर्जीज डिफरेंट सबशेल्स की होती हैं उनमें आता है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, ये सब आते हैं। तो आप देखते ही समझ जाओ कि 1p होगा नहीं। क्यों नहीं होता है उसका भी रीजन दे दूंगा। तो सबसे पहले तो इसका आंसर लिख लेते हैं हम लोग। आंसर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल, तो 2s पॉसिबल है, 2p पॉसिबल है, दीज आर पॉसिबल है कि नहीं। और नहीं पॉसिबल है कौन से, 1p नहीं पॉसिबल है और 3f नहीं पॉसिबल है। नाउ डेफिनेटली अब जब मैं इनको डिस्कस कर रहा हूं तो बताऊंगा भी कि क्या रीजन है। देखिए आपको यह बताया गया है कि L की मैक्सिमम वैल्यू, रीजन लिख रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है ना, कि L की मैक्सिमम वैल्यू n-1 तक हो सकती है। L मैक्स, L किसको बोलते हैं हम लोग, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकती है, n-1 तक जा सकती है, n-1 तक जा सकती है। तो अगर आप 1p में चेक करोगे, 1p में अगर हम लोग चेक करते हैं बच्चों, तो n की वैल्यू कितनी है बताइए, 1p में n की वैल्यू कितनी है 1, और l की वैल्यू कितनी होती है 1। p सबशेल के लिए l की वैल्यू 1, s सबशेल के लिए l की वैल्यू 0, d के लिए l की वैल्यू 2, f के लिए l की वैल्यू 3। सही है ना। तो आप देखो यहां पर n और l दोनों बराबर हो गए, जो कि पॉसिबल नहीं था, दिस वाज नॉट पॉसिबल, इसीलिए ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सिमिलरली अगर आप 3f के लिए देखेंगे ना, तो n की वैल्यू कितनी है 3, और f सबशेल के लिए l वैल्यू कितनी होती है बताइए, कितनी होती है, वो 3 होती है कि नहीं। l की वैल्यू यहां भी 3 है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो पहला सवाल आपको समझ आ गया होगा कि कौन सा इनमें से ऑर्बिटल्स पॉसिबल नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट सवाल हम देखने चल रहे हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड। ओके, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, इनमें से पहला दिया हुआ है कॉपर, दूसरा दिया है क्रोमियम, तीसरा दिया हुआ है Fe2+, और चौथा दिया है Fe3+। देखो इनमें से बहुत सारे हैं जो डायरेक्ट आ जाते हैं, इनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बच्चों, एटॉमिक नंबर अक्सर 11th के बच्चों को याद नहीं होता है, तो क्वेश्चन में अक्सर वो एटॉमिक नंबर भी बता देता है। आपको ये याद होना चाहिए कि कॉपर और क्रोमियम एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस है, ठीक है। क्यों है वो भी बता दूंगा मैं। आंसर देख रहे हैं इनके, कॉपर का अगर एटॉमिक नंबर देखेंगे तो 29 होता है। 29 को अगर हम फिल करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d9 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, 4s2, 3d9 बच्चों होना ये चाहिए था। प्लीज ध्यान से समझेंगे। 29 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाएंगे, 2 2 4 2 6, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 18 और 9 27 और 2 29। बट हम सभी लोग जानते हैं कि 3d सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 हो सकते हैं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन 4s में से निकल के 3d में चला जाए तो हम कह सकते हैं कि इसने अपना फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया। सो ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन्ड बाय द फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3d सबशेल, एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाता है 3d के अंदर। तो ये ऐसे ही एग्जिस्ट करता है ना, कॉपर का यही होता है। ओके, अगर हम क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24। 24 अगर हम फिल करें ऐसे ही तो पहले भरे जाएगा 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, 3s में 2, 3p में 6, होना चाहिए था 3d4, 4s2। आप चेक कर लो एक बार, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 18 4 22 और 2 24 होना ये चाहिए था। बट हम जानते हैं कि 3d में हाफ फिल्ड होने का मतलब है 5 इलेक्ट्रॉन का होना। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से इसमें भर दिया जाए तो इसके पास एक हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इट हैज गॉट हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, राइट, ये हो जाएगा। और ऊपर वाले में क्या आ रहा है, फुल्ली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, फुल्ली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। अब अगर हम Fe2+ की बात करते हैं बच्चों, Fe2+ की, तो सबसे पहले आपको आयरन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, 26 होता है। 26 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, 1s2, 2s2, 2p6,
3s2, 3p6, 3d6 एंड 4s2 3d6। अब देख लें यहाँ पे 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 18 2 20 और 6 26। कोई एक्सेप्शनल वाली बात ही नहीं है। देखो भाई पूरी 3D सीरीज में है ना कॉपर और क्रोमियम ही है जहां पर 4s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, बाकी सब में 4s में 2 ही इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, है ना ग्राउंड स्टेट में। अब मान लो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, बच्चों समझना ये तो आयरन का कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन फॉर आयरन। अगर आपको Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो इसका मतलब हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, क्योंकि डाइवेलेंट कैटायन बना। डाइवेलेंट कैटायन कब बनेगा? जब 2 इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे, और 2 इलेक्ट्रॉन जो आपको निकालना है वो आउटर मोस्ट शेल से, लास्ट शेल से निकालना है। लास्ट शेल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगी, तो इन सभी में मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसकी है? n=4 की। तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे और कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6। राइट आप चेक कर लीजिए 24 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18 6 24। ठीक है ना। अगर मान लो आपको Fe3+ का लिखना है बच्चों, तो 3 इलेक्ट्रॉन हटाने थे, 2 तो यहां से हटेंगे और इसमें से एक हट जाएगा, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 3d5। बात समझ आ रही क्या? तो काइंडली आप इसी तरीके से लिखेंगे। ये सारे के सारे सवाल पूछे गए हैं पेपरों में, आपसे हो जाने चाहिए। एक बार आप फोटो ले लीजिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट है आपका कि एक्सप्लेन कीजिए ऑफ बाउस प्रिंसिपल क्या है और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है। आ ही जाता है। इसके साथ मैं एक और इंक्लूड कर लेता हूँ, दैट इज हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। इनमें से कोई भी आ सकता है, इन तीनों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी याद रखें, इनमें से एक ज़रूर आना है कल, ठीक है। देखो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं ऑफ बाउ प्रिंसिपल। क्लास में भी करा रखा है ये। ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ऑफ बाउ वर्ड का मतलब होता है बिल्डिंग अप, ठीक है। तो ऑफ बाउ प्रिंसिपल आपसे ये कहती है कि जब भी आप किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे होंगे तो सबसे पहले उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे मिनिमम है। उसके बाद जब वो सब शेल कंप्लीटली फिल हो जाएगा तो दूसरे सब शेल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे जिसकी एनर्जी पहले वाले से ज़्यादा थी। जब ये भी कंप्लीटली भर जाएगा देन नेक्स्ट हायर एनर्जी वाला सब शेल। तो इसी तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन भरते चलना है। मतलब व्हाइल फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, first you have to completely fill that subshell which has lowest energy and then other subshells in increasing order of their energy, right? इसी तरीके से भरना है। मैं लिख रहा हूं यहां पर ऑफ बाउस प्रिंसिपल, ऑफ बाउस प्रिंसिपल, ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ठीक है ना। हाँ, अकॉर्डिंग टू ऑफ बाउस प्रिंसिपल, while filling electrons in an atom, while filling electrons in an atom, the electrons are first completely filled in the lowest energy subshell, and then other subshells in increasing order of their energy, क्या ये बात समझ आ गई? ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है ना। जैसे आपको पता ही है कि फॉर एग्जांपल आप सबसे पहले किसको भरते हो? 1s को। 1s में टोटल कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉनों की है? 2 इलेक्ट्रॉन की। तो जब तक इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ना भर जाएं तब तक आप नेक्स्ट हायर एनर्जी वाले सबशेल मतलब 2s सबशेल में नहीं जाएंगे। और जब 2s को भी कंप्लीटली भर लिया, मतलब इसमें भी जब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो फिर आप 2p में जाएंगे, और 2p की मैक्सिमम कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉनों की है, तो फिर इसमें भरेंगे। इन सब की एनर्जी इसी ऑर्डर में क्यों आई है? इसके लिए n+l रूल आया था, है ना, जो मैं एक बार बता देता हूँ। n+l रूल क्या कहता है? n+l रूल आपसे ये कहता है कि वो सबशेल जिसकी n+l वैल्यू सबसे कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी और उसको पहले भर देना चाहिए। फिर उस सबशेल की तरफ जाइए जिसकी n+l वैल्यू इस वाले n+l से ज़्यादा थी। मतलब इन ऑर्डर टू प्रेडिक्ट द एनर्जी ऑर्डर यू हैव टू चेक द वैल्यू ऑफ n+l। और बाई चांस अगर किसी 2 सबशेल की n+l वैल्यू सेम हो जाए तो वो सबशेल जिसकी n वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी भी कम होगी, उसको पहले भरना चाहिए। बात समझ आ गई? ये n+l रूल था। खैर अब हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल को, वो है आपका पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखो बच्चों, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी एटम में आपको कोई भी ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे जिनके चारों के चारों क्वांटम नंबर्स का सेट एग्जैक्टली सिमिलर हो जाए।
कोई भी ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन आप नहीं दिखा सकते किसी भी एटम में जिनके ऑल 4 क्वांटम नंबर्स आर एग्जैक्टली सिमिलर। कहीं ना कहीं एक डिफरेंस आएगा ही आएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉनों की n वैल्यू सेम है, l वैल्यू सेम है, m वैल्यू सेम है, तो अल्टीमेटली स्पिन क्वांटम नंबर s की वैल्यू डिफरेंट जरूर आएगी, क्योंकि हम जानते ही हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन जो एक सिंगल ऑर्बिटल में हम भरेंगे उनको अपोजिट स्पिन से भरना होता है ताकि उनका स्पिन मोमेंट कैंसल आउट हो जाए और स्टेबिलिटी बनी रहे। एनीवेज, तो मैं इसको लिख देता हूं। पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव एग्जैक्टली द सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। ठीक है, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स in an atom can have exactly the same set of all 4 quantum numbers. मतलब दूसरे शब्दों में इसने ये बोला कि कभी भी जब आप इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे होंगे किसी भी एटम में, तो उसके जो एक सिंगल ऑर्बिटल है उसके अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और उन दोनों का स्पिन अपोजिट होगा। मैं वो भी लिख देता हूं कि इन अदर वर्ड्स वी कैन फिल मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। याद रखें, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, है ना, पढ़ाने का मेरा थोड़ा सा तरीका अलग होता है, डिटेल्ड वर्जन में जाता हूं। यहां इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम में ये आएगा तो हमें क्या लिखना है, वरना इस पर मैं बहुत डिटेल देता हूं, बहुत सारे एग्जाम्पल देता हूं यूजुअली क्लास में, आपने देखा भी होगा। ठीक है ना, तो खैर वी आर स्टडिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज ओनली टू क्रैक योर एग्जाम दैट इज कमिंग अप टुमारो, राइट? ओके, सो इन अदर वर्ड्स वी कैन फिल मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल and both must have opposite spin. Both must have opposite spin. Okay, third principle क्या है? Hund's rule है, Hund's rule of maximum multiplicity. अब ये रूल क्या कहता है आपसे? Hund's rule क्या कहता है? देखिए भाई, Hund's rule आपसे क्या कहता है कि जब भी आप किसी सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो पहले उस सबशेल में जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उन सबको सिंगल भरेंगे सेम स्पिन से, और उसके बाद जब ये सभी के सभी ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, मतलब सिंगली फिल्ड हो जाए, मतलब हाफ फिल्ड हो जाए, तब दोबारा से इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करेंगे, मतलब पेयरिंग करना शुरू करेंगे, वो भी अपोजिट स्पिन से। बात समझ आ रही है? मतलब ये आपको सिखा रहा है कि किसी एक सबशेल में अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक सबशेल में अगर एक से ज़्यादा ऑर्बिटल्स हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरना चाहिए। पहले सिंगल भरेंगे और फिर पेयरिंग करेंगे, वो भी अपोजिट स्पिन से। ठीक है ना, तो मैं लिख देता हूँ इसको कि वाइल फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का क्या मतलब होता है? आपको बताया, डीजेनरेट का मतलब होता है सेम एनर्जी वाले। तो एक सबशेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल हैं वो डीजेनरेट होते हैं। जैसे पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल है, px, py और pz। शुरुआत में इन सभी की एनर्जी हम सेम मानते हैं, जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तब डीजेनरेसी का लॉस होता है। ठीक है ना, वाइल फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ अ पर्टिकुलर सबशेल्स all the orbitals, या ऐसे लिख लो, pairing of electrons does not start unless each of these orbitals are singly occupied, या इसी को आप बोल सकते हो हाफ filled with the same spin. बात समझ आ गई? तो एक बार आप फिर से रीड कर लें, इसको कॉपी कर लें, क्योंकि इनमें से जरूर एक सवाल कल आने वाला है। ठीक है ना, जल्दी से कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी सबशेल्स आर एसोसिएटेड विद n = 5। ठीक है ना, n = 5 में कितने सारे सबशेल्स पॉसिबल हैं देखते हैं। आंसर नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है कि अगर n की वैल्यू 5 है तो नंबर ऑफ सबशेल्स का पता चलता है टोटल l वैल्यूज से।
एल की वैल्यू होती है 0 से n-1 तक, मतलब टोटल एन की वैल्यू, एल की वैल्यू जो आएंगी वो भी 5 ही आएंगी। चेक कर लेते हैं ज़रा, अगर n = 5 है तो एल की वैल्यू क्या क्या होगी, 0, 1, 2, 3 और 4, क्योंकि आपको पता है एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए एल की वैल्यू 0 से n-1 तक जाती है। मतलब कितने एल के वैल्यूज पॉसिबल हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, इसका मतलब 5 सबशेल्स, दैट इज टोटल 5 सबशेल्स। टोटल कितने सबशेल्स पॉसिबल हैं, 5। इनके नाम अगर आप लिखना चाहो, है ना, तो कौन कौन से हो जाएंगे, L = 0 का मतलब S, L = 1 का मतलब P, L = 2 का मतलब D, L = 3 का मतलब F एंड L = 4 का मतलब G। मतलब ये कौन कौन से हैं, देखो 5S होगा, 5P होगा, 5D होगा, 5F होगा और 5G, ये वाले सबशेल्स हो जाएंगे। ठीक है ना। अब पार्ट बी क्या कहता है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Zn2+n। तो सबसे पहले जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। 30 इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, आप अबाउ प्रिंसिपल लगाइए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहाँ तक आपने 18 भर दिया, मतलब आर्गन तक भर दिया। ठीक है ना। फिर आएगा आपका 4s2 एंड 3d10, 3d10 और 4s2 ऐसे लिखते हैं हम लोग, ऑर्बिट वाइज लिख रहे हैं हम लोग, ऑर्बिट वाइज लिख रहे हैं। देख लो, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 18, 6, 24 और 10 कितने हो जाएंगे, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18 और 10, 28 और 2, 30, 30 हो गए। ठीक है ना। तो ये तो हो गया जिंक का, बट आपको बनाना है किसका, आपको लिखना है Zn2+ का। Zn2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हटाना है। अभी अभी बताया था पिछले एक सवाल में भी कि जब भी इलेक्ट्रॉन को निकालना है या जब भी इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है तो आउटर मोस्ट शेल में ही ऐड करना है। आउटर मोस्ट शेल का मतलब उस शेल के अंदर, उस सब शेल में आप भरेंगे जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू सबसे हाईएस्ट है। तो सबसे हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू यहाँ पर है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से निकाले तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 3d10, ये हो जाएगा। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है कि विच क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट साइज ऑफ द ऑर्बिटल। तो बच्चों अभी बताया मैंने, ऑर्बिटल के साइज का पता चलता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू से, n वैल्यू से। ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा कि साइज बताते हैं हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के थ्रू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के थ्रू, मतलब n वैल्यू के थ्रू। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर पूछता है कि 1s और 2s में से कौन सा ऑर्बिटल बड़ा है, तो ऑब्वियसली 2s ऑर्बिटल बड़ा होगा क्योंकि इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू भी ज़्यादा है। तो साइज का ऑर्डर पता लगाते हैं हम लोग n वैल्यू चेक करके। दूसरा क्या बोलता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन का पता चलता है m वैल्यू से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर याद रखेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता चलता है ओरिएंटेशन का कि ऑर्बिटल किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है ना। सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m से पता लगाएंगे। नेक्स्ट इसका बी पार्ट क्या था, हाउ मेनी टोटल नोड्स आर प्रेजेंट। अब मैं आपको नोड्स की बात चल रही है तो मैं आपको कुछ और भी बात बता के चलूंगा कि अगर कभी एग्जाम में पूछता है कि रेडियल नोड्स निकालो, रेडियल नोड्स, तो बच्चों रेडियल नोड्स हम लोग निकालते हैं n-l-1 फॉर्मूला यूज करके, n-l-1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर माइनस एजिमुथल क्वांटम नंबर -1। और अगर कहता है वो एंगुलर नोड्स निकालो, एंगुलर नोड्स, या इसी को नोडल प्लेन्स भी बोल सकते हो, नोडल प्लेन्स निकालने को बोल रहा है, कितने नोडल प्लेन्स हैं, तो ये L के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, L। तो अगर टोटल नोड्स पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, टोटल नोड्स, तो टोटल नोड्स के लिए दिस प्लस दिस करना होगा, मतलब n-l-1 प्लस L करना होगा और ये मिल जाएगा n-1 के बराबर। तो आइए हमें तो निकालना टोटल नोड्स है। देखो सवाल क्या है, टोटल नोड्स निकालना है किसके अंदर, 4p के अंदर। देखना जरा ध्यान से, 4p में अगर हम बात करेंगे बच्चों तो 4p के लिए n की वैल्यू है 4 और L की वैल्यू, p सबशेल के लिए L वैल्यू होती है 1। ठीक है। उसी तरीके से अगर आप 2s में चेक करेंगे तो n की वैल्यू है 2 और L की वैल्यू है 0। 3d में अगर हम चेक करें तो n की वैल्यू है 3 और L की वैल्यू d के लिए कितनी होती है, 2। सही है। तो अब आप क्या निकाल सकते हैं इनके लिए, टोटल नोड्स। इफ दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट टोटल नोड्स, आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, n-1, जस्ट n-1। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 4 - 1 मतलब 3। ठीक है। यहां पर बताइए टोटल नोड्स कितने निकल के आएंगे, हाउ मेनी टोटल नोड्स in 2s, it will be n-1, that is 2 - 1, that is only 1। ठीक है। और अगर यहाँ पर भी बोलता है टोटल नोड्स निकालो 3d के अंदर, तो टोटल नोड्स अगर हम निकालें n-1 से, तो n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 - 1 बोले तो 2। आई होप ये समझ आ गया होगा आप लोग को। ठीक है। एक बार देखें, और भी क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, आसान आसान से क्वेश्चन है, बस कंसेप्ट को आप समझ लीजिए, सवाल यहाँ से आना ही आना होता है।
चलो बच्चों, दो और सवाल देख रहे हैं, इसी चैप्टर से पूछे गए, ठीक है ना। ये सारे के सारे PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आपके स्कूल एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ओके, सो गिव द डेजिग्नेशन ऑफ ऑर्बिटल्स व्हेन n इक्वल्स टू 2 एंड l इक्वल्स टू 0। फिर से रिवाइज करा देता हूं। n इक्वल्स टू, देखो n इक्वल्स टू 2 का मतलब है सेकंड ऑर्बिट का ये कोई ना कोई सबशेल है, और l वैल्यू आपको बता दी गई है। अब आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, l इक्वल्स टू 0 का मतलब s सबशेल, l इक्वल्स टू 1 का मतलब p सबशेल, l इक्वल्स टू 2 का मतलब d सबशेल, l इक्वल्स टू 3 का मतलब f सबशेल। बात समझ आ रही क्या? 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, SPDFG, ऐसे आप लोग देख सकते हैं। तो n इक्वल्स टू 2, l इक्वल्स टू 0 इज बेसिकली अ 2s ऑर्बिटल, है ना। l इक्वल्स टू 2 की बात हुई है, 0 1 2 SPD मतलब d सबशेल का कोई ऑर्बिटल है, तो ये 3D ऑर्बिटल है कोई। बात समझ आ रही क्या? ओके, नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर के शेप्स बनाने हैं, आपको शेप्स बनाने हैं dxy की, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार ये सब सवाल पूछे गए इस चैप्टर से। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं dxy और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में। देखते हैं हम लोग आंसर नंबर 5 का सेकंड पार्ट, आंसर नंबर 5 का सेकंड पार्ट, जिसमें हमें शेप्स बनाने हैं। देखो बच्चों, dxy का मतलब है कि xy एक्सिस के प्लेन में, xy प्लेन में हमें ये ऑर्बिटल बनाने हैं, ठीक है। dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में भी यही बात है, XY प्लेन में ही बनाएंगे, पर दोनों में अंतर क्या है? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर जो हैं, ये सब जो हैं एक्सियल नेचर के ऑर्बिटल्स हैं, एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं। एक्सियल का मतलब इनके लोब्स जो होते हैं ना, वो एक्सिस पर होते हैं, लेकिन जो dxy है, दिस इज अ नॉन एक्सियल d ऑर्बिटल, नॉन एक्सियल का मतलब इसके लोब्स एक्सिस पर नहीं होंगे। भूलना नहीं कल तक, dxy हो, dyz हो या dzx हो, ये सब के सब नॉन एक्सियल हैं और इनके लोब्स एक्सिस पर नहीं होते हैं, एक्सिस के बीचों बीच होते हैं। तो जैसे मैं dxy अगर बनाऊंगा तो इनका जनरल शेप तो होता है डबल डंबल बनाना है। एक डंबल ये बना दिया सपोज, दूसरा डंबल ये बना दिया, राइट, ये बना दिया। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज आप ऐसे दिखा दीजिए, इलेक्ट्रॉन्स भर दिए हमने, दीज आर ऑल इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, ठीक है ना। तो ये आपका कहलाएगा dxy ऑर्बिटल। पर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक एक्सियल ऑर्बिटल है। एक्सियल ऑर्बिटल का मतलब कि इनके जो लोब्स होंगे वो एक्सिस पर ही पड़े होंगे। यू कैन सी दिस क्लियरली कि मैंने जो डबल डंबल बनाया है उनमें सारे के सारे जो लोब्स हैं वो एक्सिस पर पड़े हुए हैं। भूलना नहीं बच्चों, कल यहाँ से सवाल आ जाते हैं, ठीक है। तो ये है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब बात आती है dz स्क्वायर। तो dz स्क्वायर जो ऑर्बिटल है, एकमात्र d ऑर्बिटल है जो डबल डंबल नहीं होता है। इसका जो शेप होता है वो बेबी सूथर कहलाता है, बेबी सूथर या डोनट शेप कहलाता है ना, डोनट शेप्ड, ठीक है ना। जबकि ये दोनों जो हैं ये डबल डंबल्ड होते हैं, डबल डंबल्ड, ठीक है ना। dz स्क्वायर कैसे बनाते हैं? एक डंबल तो ऐसे ही है और दूसरा जो डंबल है एक्चुअली वो कॉन्सेंट्रिक रिंग बनाता है इस तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे इन ऑर्बिटल्स में भरे हुए हैं, ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब आते हैं विच आउट ऑफ 4d एंड 5f हैज लोअर एनर्जी। अभी आपको बताया था मैंने कि एनर्जी कैसे देखते हैं। एनर्जी देखते हैं n+l से, तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l वैल्यू। आइए चेक कर लेते हैं कि किसकी n+l वैल्यू कम है और किसकी n+l वैल्यू ज़्यादा है। जिसकी n+l वैल्यू ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, है ना। तो सबसे पहले हमारे पास है 4d में आप ही बताओ n की वैल्यू क्या है 4 और l की वैल्यू क्या है SPD 012 है कि नहीं, ठीक है, 012 SPD। ओके, सिमिलरली 5f पर आ जाओ, n की वैल्यू कितनी है 5 और f के लिए l वैल्यू निकालनी है SPDF 0123, तो l की वैल्यू है 3, है कि नहीं। तो अब अगर मैं यहाँ पर n+l वैल्यू निकालूँ तो इसके लिए 6 है और n+l वैल्यू इसके लिए निकालूँ तो इसके लिए है 8। मतलब एनर्जी किसकी कम होगी? एनर्जी कम होगी 4d की और ज़्यादा होगी 5f की, राइट। बात समझ आ गई। अब इंडिकेट द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर, मैंगनीज एंड जिंक और उनके स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लो। मैं एक बार रिवाइज करा दूं कि स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट आप निकालते हैं यूजिंग द फॉर्मूला √n × n+2 और यूनिट होती है इसकी बोहर मैग्नेटॉन BM, जहां पर n नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, n इज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। और अगर μs की वैल्यू, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 0 आती है
तो इसका मतलब कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं था, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं था, इसका मतलब कि म्यू एस की वैल्यू 0, और ऐसे कंपाउंड्स को या ऐसे आयंस को हम डायामैग्नेटिक बोल देते हैं। और पैरामैग्नेटिक होने के लिए कोई ना कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो म्यू एस की वैल्यू नॉन जीरो आएगी, नॉन जीरो मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आएंगी, तो वो पैरामैग्नेटिक कहलाएंगे। तो पैरा और डाया भी ऐसे ही पूछा जा सकता है। एक बार आप फोटो लें, फिर मैं इस सवाल को यहीं डिस्कस कर रहा हूं। चलो देखते हैं, हमारे पास ये 3 एटम्स हैं, कॉपर के, मैंगनीज के और जिंक के। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, जिंक का 30 होता है, मैंगनीज का 25। इलेक्ट्रॉन भर लो पहले, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d में 5 और 4s में 2। ठीक है ना, इस तरीके से भरेंगे 25, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 18 और 5 23 और 2 25। ठीक है, 29 कॉपर 29 एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, 4s1 आएगा इसमें, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 एंड 4s1। जिंक की बात करें तो ये आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2। ये भर दिया हमने। बात तो समझ आ गई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप देखो यार, यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना है हमें, तो ये वाले जो अंदर के जो कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कोर इलेक्ट्रॉन्स तो कंप्लीटली भरे हुए हैं, ये सब भरे हुए हैं ना, एस सब शेल के अंदर तो सारे इलेक्ट्रॉन भर गए। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो कंप्लीटली फिल्ड है, ये भी कंप्लीटली फिल्ड है। पी में मैक्सिमम 6 आते हैं, वो भी कंप्लीटली फिल्ड है। एस में मैक्सिमम 2 आते हैं, कंप्लीटली फिल्ड है, ये भी कंप्लीटली फिल्ड है। तो ये अंदर तक के तो सारे के सारे आर्गन तक के कॉन्फ़िगरेशन है और ये कंप्लीटली फिल्ड है। जो हमें देखना है वो यहाँ पर देखना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख देता हूँ, आर्गन। देखो ये 18 इलेक्ट्रॉन है जिनको अंडरलाइन किया है, आर्गन, और इसके बाद है आपका 3d5 एंड 4s2। ठीक है, यहाँ पर देखें तो आर्गन, आर्गन के बाद 3d10 है और 4s1 है। इसको मैं लिख सकता हूँ आर्गन, 3d10 एंड 4s2। नाउ यू टेल मी 3d में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 10। तो यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो ये दोनों भी कंप्लीटली फिल्ड है। यहाँ भी कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। कंप्लीटली फिल्ड हो जाने का क्या मतलब है? पेयरिंग हो चुकी थी, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिला 5 और यहाँ पर एक भी नहीं, क्योंकि 4s में 2 मैक्सिमम आ सकते हैं, तो यहाँ पर भी कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं। तो अगर मैं यूपी इलेक्ट्रॉन्स लिख रहा हूँ, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर होंगे 5। यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स लिखूँ तो यहाँ होगा सिर्फ एक, ये वाला है ना, हाँ। और यहाँ पर अगर हम लोग अनपेड इलेक्ट्रॉन्स निकालें तो आएगा 0। यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स एक भी नहीं, क्योंकि 4s में 2 भरे हुए हैं, 3d में 10 भरे हुए हैं, है कि नहीं। तो पैरा और डाया अगर बताना है, तो मैंने अभी भी बोला है कि जहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो पैरामैग्नेटिक है, तो इसका नेचर क्या होगा? इसका नेचर होगा पैरामैग्नेटिक। इसका भी नेचर क्या होगा? ये भी होगा पैरामैग्नेटिक। लेकिन इसका नेचर क्या होगा? ये होगा डायामैग्नेटिक। क्या होगा? डायामैग्नेटिक। क्या इतनी बात समझ आ गई है? डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक पहचान लिया। अब अभी मैंने बोला था कि म्यू एस हम निकाल सकते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए कि म्यू एस वैल्यू निकालो कॉपर के लिए, तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? एक। फॉर्मूला लगा दिया, √1 × 1 + 2 बोहर मैग्नेटॉन, विच इज √3 बोहर मैग्नेटॉन, और √3 का मतलब हो जाएगा 1.732, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी तरीके से अगर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट हम निकालते हैं मैंगनीज के लिए, तो मैंगनीज में हमारे पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? देख लो, 5। ये 3d5 वाले, तो 5 × 5 + 2 बोहर मैग्नेटॉन, दैट इज √35 बोहर मैग्नेटॉन, और √35 की वैल्यू आप निकाल लीजिए, 5 पॉइंट समथिंग है कि नहीं। एक और ट्रिक बताया था, अगर बाई चांस अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके 5 थे, तो जो म्यू एस आएगा वो 5 पॉइंट कुछ आएगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर 1 थे तो वैल्यू जो आएगी 1 पॉइंट कुछ आएगी। अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 होंगे तो 2 पॉइंट कुछ आएगी। ये भी एक ट्रिक है, ठीक है ना। खैर, ये चीज़ आप लोग ध्यान से देख लें, ये मैंने सिखा दिया। जिन बच्चों को नहीं समझ आया कि 3d5 में 5 कैसे अनपेड है, तो यार आपको पता होना चाहिए कि 3d के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3d सबशेल के अंदर 5, और इन सब में 5 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए आप सिंगल ही तो भरोगे ना, 1 2 3 4 और 5। तो ये अनपेड है, इसमें पेयरिंग नहीं हुई है, ये सारे के सारे अनपेड है, ठीक है ना। चलिए ज़रा फोटो ले लीजिए।